हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ या फिर एक ऐसा आईपीओ या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका हुआ काफी ज्यादा बन चुका है। और फिर से अब तक अगर हम स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड में आईपीओ की हिस्ट्री को निकालते हैं तो 10,000 करोड़ के ऊपर के साइज की सातवीं ये कंपनी होने वाली है, जिनमें से 6 कंपनी ने यहाँ पर लॉस दिया है लिस्टिंग पे और एक कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, इंक्लूडिंग हुंडई आईपीओ। बट आज की इस रिव्यू वीडियो में यानी कि स्विगी कंपनी के इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। हम यहाँ पर स्विगी या जोमेटो को कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज कंपनी का सेगमेंट बेशक एक जैसा है, बिकॉज दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग होने वाली है और वहां पर दोनों कंपनी का काम बेस एक जैसा है। बट हम यहाँ पर स्विगी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो उस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ स्विगी को ही स्टडी करेंगे। बट अगर आप लोग चाहते हो कि हम स्विगी और जोमेटो को भी कंपेयर करें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तो आज के मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए और कंपनी को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के इफ एंड बट वाले पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, आज के टाइम पर मेरा इस आईपीओ में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। बट किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उन सभी को स्टडी करने के बाद जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा, अगर अप्लाई करना है तो कौन सी कैटेगरी में करना है वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। हालांकि एक पॉइंट जहां पर मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा इस आईपीओ को लेकर, जब जोमेटो का आईपीओ आया तब भी वहां पर कुछ काफी ज्यादा सिनेरियो थे, जैसे कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, उस टाइम पे वो कंपनी भी लॉस मेकिंग थी, उसका भी अच्छा खासा साइज था बट 10,000 करोड़ से कम का था। बट वहां पर जब उसकी लिस्टिंग होती है तो अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग होती है ऑलमोस्ट 65% की। मुझे आज भी याद है, मुझे पर्सनली जोमेटो के उस टाइम पर 2 लॉट अलॉट हुए थे और अच्छा मुनाफा भी हुआ था। बट आज के टाइम पर मार्केट का मूड मोल भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, चाहे वो लिस्टिंग क्लोज के ऊपर हो या फिर लिस्टिंग गेन के ऊपर हो, हमें मार्केट में देखने को मिलते रहेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एस टी पी हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो आई थिंक कि कंपनी के काम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बच्चा बच्चा जानता है कि स्विगी का काम क्या होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से टाइम गुजरता जा रहा है, हर कोई आलसी होता जा रहा है। मैं पर्सनली खुद इतना आलसी हो चुका हूँ। या फिर अगर हम एज ए स्टूडेंट किसी अच्छी सिटी में जहाँ पर स्विगी या जोमेटो जैसी सर्विसेज अवेलेबल है, तो हम बाहर जाते ही नहीं है, वहीं से फोन से ऑर्डर कर देते हैं और हमारे पास खाना वहीं पर आ जाता है। तो यही कंपनी का काम है। हालांकि अब स्विगी या जोमेटो दोनों ने ही अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। पहले सिर्फ फूड डिलीवरी का काम होता था, अब ग्रोसरी, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह की भी डिलीवरी ये करते थ्रू इंस्टा मार्ट, जहाँ पर 5 से 10 मिनट में आपके घर पे ऑर्डर आ जाता है। हाँ, बट 2014 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। बट आप लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि आज के टाइम पर जब से ये जोमेटो स्विगी वगैरह आए हैं, कोई और कंपटीटर क्यों नहीं आया इस फील्ड में। यानी कि हम जब भी नाम सुनते हैं, या तो जोमेटो का सुनते हैं या सिर्फ स्विगी का सुनते हैं। क्या कोई और बंदे के पास पैसा नहीं है जो इस सेगमेंट में अपना नाम साबित कर सके। आते हैं बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वहां पर जोमेटो और स्विगी उनको पहले ही एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो नए स्टार्टअप होने होते हैं वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। बट ओवरऑल में काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, फ्यूचर में काफी अच्छा हमें सेगमेंट ये देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बिकॉज ये पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जितने हम आलसी होते जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस काम के सेगमेंट की हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर। एज ऑफ जून 30 2024 कंपनी का 5401 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 6 ऑफ नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 8 ऑफ नवंबर को क्लोज होगा।
अलॉटमेंट होगी 11th ऑफ नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 12th ऑफ नवंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 12th ऑफ नवंबर को इफ अलॉटेड। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 13th ऑफ नवंबर की। फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 371 से 390 रुपीज पर शेयर का। 38 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 11,327.43 करोड़ का, जहां पर फ्रेश इशू रहेगा 4499 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 6828.43 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 25 रुपीज पर शेयर का। कोटा की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग होने वाली है तो वहां पर रिटेलर्स को 10% का ही कोटा मिलेगा, एचएनआई को 15% का और क्वालिफाइड का 75% का। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 38 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,820 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,480 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,07,760 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो कंपनी का कोई भी आइडेंटिफायर प्रमोटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एंड कंपनीज एक्ट। प्री इशू होल्डिंग थी 63.56% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जो हमारे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, क्योंकि सारा सिस्टम ही वहीं पर अटका पड़ा है, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 14,405 करोड़ के, जो 30 जून 2024 तक पहुंच गए 10,341 करोड़ के। डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू 2022 में था 6119 करोड़ का, 2023 में 8714 करोड़ का, 2024 में 11,634 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब इसका तो कहना ही क्या है। 2022 में 3628 करोड़ का लॉस, 2023 में 4179 करोड़ का लॉस, 2024 में 2350 करोड़ का लॉस एंड 2025 के पहले क्वार्टर में 611 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर तो हमें बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा इश्यू पॉइंट होने वाला है इस कंपनी का। अब क्योंकि मेन मुद्दा ये आ गया कि कंपनी को स्टार्ट हुए 10 इयर्स हो चुके हैं और हर साल इन्हें अच्छा खासा लॉस होता है, तो ऐसे में कंपनी अपने इतने लॉसेस को मैनेज कैसे कर पा रही है। वो सिंपल सा इनका लॉजिक है, कहीं से भी फंड उठाओ और वहां पर अपने काम को चलाते रहो। या फिर अगर मैं एग्जांपल के साथ कहूँ, हमने कोई लेट से लोन लिया, अब वो लोन की अमाउंट हमारे पास खत्म होगी। बेस्ट एग्जांपल दूं, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जहां से हमने 10 लाख उठाया, ऑप्शन बाइंग में किया और वो 10 लाख जीरो। अब हम क्या करें, फिर से हमने कहीं और से लोन उठाया या फिर कहीं से फंड उठाया, फिर से वो रुपए जीरो, फिर से हमने रुपए उठाए और फिर से जीरो। अब हम काफी ज्यादा कर्जे में आ चुके हैं, तो ऐसे में हम अपना कर्जा उतारे कैसे। कोई ना कोई तिगड़म तो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये पार्टी तो हमारा दिमाग खराब कर देगी। तो वहां पर जो ये कंपनीज होती है, इनके पास अच्छा तिगड़म होता है लगाने का, आईपीओ, और वहां पर पब्लिक से पैसा उठाती है और अपने आप को एक तरीके से सेव कर लेती है। हाउएवर नेटवर्थ 7444 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव में 7750 करोड़, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 256 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियली अगर हम कंपनी को देखते हैं, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रॉफिट्स अभी भी प्रॉफिट में नहीं बदले और वहां पर हमें बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिलते आ रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो अच्छे फाइनेंशियल हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, बट हाँ रेवेन्यू में ग्रोथ है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है अपनी सब्सिडरी वगैरह में, ताकि वहां पर अपनी बोरिंग्स वगैरह को ये पे आउट कर सके। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरी वगैरह में, ताकि ये एक्सपेंस कर सके डार्क स्टोर नेटवर्क फॉर क्विक कॉमर्स सेगमेंट थ्रू सेटिंग अप ऑफ डार्क स्टोर, और उसी के साथ साथ लीज एंड लाइसेंस पेमेंट फॉर डार्क स्टोर। थर्ड, इन्वेस्टमेंट करनी है टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। फोर्थ, ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंशन के लिए। एंड फिफ्थ, फंडिंग चाहिए इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो वहां पर इनके फंडामेंटल्स की हम बात कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 87,298 करोड़ की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में, प्राइस टू वैल्यू 11.6 की, ईपीएस नेगेटिव में। तो फंडामेंटल तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर भिड़े हुए देखने को मिलने ही वाले हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं, तो सिर्फ जोमेटो ही हमारे पास अवेलेबल है,
और वहां पर वो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, बट ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग होने वाली है। जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 5% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो देखो बेशक यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले अपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन को कम करने की कोशिश करी है, ऑलमोस्ट 10% की थी। या फिर अगर हम जोमेटो से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो भी हमें वहां पर लग रहा है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है। बट अगर हम कंपनी को लेकर चलते हैं, इनके हर फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये आईपीओ अभी भी काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, चाहे आप मानो या ना मानो। देखो लिस्टिंग होना, लिस्टिंग में पटाखा पड़ना किसी भी साइड का, हम तो हमेशा ही कहेंगे कभी भी रिटेलर को लॉस ना हो और वहां पर अच्छा खासा मुनाफा हो। लेकिन लिस्टिंग पर कुछ भी होता है वो अलग मैटर हो जाता है। किस तरीके से कंपनी है, किस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन वगैरह होती है, वो सारे पॉइंट्स एक साइड धरे रह जाते हैं कुछ आईपीओ में। क्योंकि जिनका हाइप काफी ज्यादा होता है वहां पर क्या कमाल हो जाए लिस्टिंग के ऊपर उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए वहां पर लिस्टिंग के टाइम पर कंपनी की वैल्यूएशन फंडामेंटली फाइनेंशियल इतना मैटर नहीं करते जितना हमें लॉन्ग टर्म में मैटर करते हैं। बट हाउ एवर आज के टाइम पर इसकी वैल्यूएशन महंगी है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।